अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिफॉर्मिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हमेशा पेपर में से जरूर पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक प्रोसेस है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर इसकी स्टार्ट में बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपल इसमें क्या करते हैं कि जो हम गैसोलीन यूज कर रहे होते हैं बहुत सारे इंजन के अंदर, ऑटोमोबाइल इंजन हैं या फिर और डिफरेंट किस्म के हमारे इंजन हैं, उनमें जो हम गैसोलीन या जिसको पेट्रोल या डीजल कह रहे हैं वो हम यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, बर्न होता है इंजन के अंदर और इंजन को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमारे जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह रन करती हैं उनका प्रोसेस होता है। तो अब क्या होता है कि हम जो नॉर्मली फ्यूल यूज कर रहे होते हैं जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है वो स्ट्रेट चेन फ्यूल होता है। और जो स्ट्रेट चेन फ्यूल है ये बेहतर फ्यूल नहीं इसको माना जाता और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो हमारा फ्यूल होता है उसको ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है और फिर हम उसको अपने ऑटोमोबाइल इंजन वगैरह में यूज करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें सिंपल वर्ड्स के अंदर तो इसमें क्या होता है कि जो हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए कंडीशन जरूरी है कि हम इनको एयर या ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते और इसको हम कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे और इसका टेम्परेचर रेज करेंगे तो जिससे हमारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाएंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो इसके डेफिनेशन की हम बात करें अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो डेफिनेशन लिखें तो वो कुछ यूं बन सकती है कि द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। हम कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे और साथ इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा स्ट्रेट चेन फ्यूल है वो बेहतर फ्यूल क्यों नहीं है और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या फिर ब्रांच चेन हमारा फ्यूल है वो ज्यादा बेहतर क्यों माना जाता है। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ता है कि हमारा इंजन वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए हम अगर थोड़ा सा ड्रा करें तो जो हमारा इंजन का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो इंजन का वर्क करने का ओवरऑल प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास इनटेक, यानी कि जो फ्यूल है वो इनटेक किया जाएगा। दूसरे प्रोसेस में उसकी कंप्रेशन होगी। सेकंड प्रोसेस हमारे पास आ जाता है कंप्रेशन का। कंप्रेशन में हमारा फ्यूल को हम कंप्रेस करते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो इग्निशन का होता है। थर्ड स्टेप पर हमारे पास इग्निशन आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप पर एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट। तो इन 4 स्टेप्स को हमारी बुक में इनको टच नहीं किया गया, लेकिन इन 4 स्टेप्स का यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी इसलिए बनता है कि आपको प्रॉपर समझ आ सके कि इस टॉपिक में हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं रिफॉर्मिंग के बाद इसी के सब टॉपिक्स में आता है नॉकिंग के नॉकिंग किया है और उसके साथ साथ हम ऑक्टेन नंबर को देखते हैं। ये 2 स्टेप्स नॉर्मली बुक में मेंशन कर दिए जाते हैं लेकिन इनकी रीजन नहीं बताई जाती कि ये असल में है क्या और इनकी जरूरत क्यों है। तो उसके लिए हमें पहले इंजन का वर्क करना, इंजन वर्क कैसे करता है इसको देखना जरूरी है। तो इंजन 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है उसकी वर्किंग। फर्स्ट में होता है इनटेक के, जो हम गैसोलीन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंजन अपने अंदर उसको इंजन के अंदर ले जाएगा, इनटेक करेगा। जैसे कि हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं अपने बाइक्स वगैरह में या फिर दूसरी कार वगैरह जो भी हैं उनके अंदर पहले हम क्या करते हैं डीजल या पेट्रोल इनटेक करवाते हैं। उसके बाद उसकी कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन कैसे होती है, जब ऑयल जो डीजल और गैसोलीन हम यूज कर रहे हैं उसको इंजन की रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर जाएगा तो उसमें क्या होता है, जब वो इंजन के अंदर जाता है तो उसके वेपर्स बनते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा जितना भी गैसोलीन है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब उसमें से वेपर्स बन रहे होते हैं, वेपर्स हवा में जा रहे होते हैं। अगर उसको खुला छोड़ दें वैसे ही जब वो इंजन में जाता है तो उसके वेपर्स बन रहे होते हैं। तो उन वेपर्स को क्या करते हैं हम उस इंजन के अंदर
मुख्तलिफ तरह के हम और वैक्यूम वगैरह के लिए यूज करते हैं, फिल्टर्स वगैरह जो कि उसको प्रॉपर एयर प्रोवाइड करते हैं। तो जो वेपर्स होंगे गैसोलीन के वो एयर के साथ मिलते हैं, एयर उसमें होती है, उसके बाद गैसोलीन के वेपर्स होते हैं, तो इनको इंजन के अंदर कंप्रेस कर दिया जाता है। इनको कंप्रेस करते हैं, इनका प्रेशर बनाते हैं इंजन के अंदर, और जब इनका प्रेशर बनता है तो उसके बाद क्या करते हैं, इग्निशन होती है। इग्निशन मीन क्या होता है, एक स्पार्क प्रोवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट स्पार्क प्रोवाइड किया जाता है इस मिक्सचर को, जिससे इग्निशन होती है। और इस इग्निशन के रिजल्ट में हमारा जो इंजन है वो वर्क कर रहा होता है, और उसका जो हमें एक ओवरऑल प्रोसेस नजर आता है इंजन की वर्किंग का। और जिसका लास्ट स्टेप है वो इसकी जो इग्निशन के बाद जो इंजन की वर्किंग है वो आउटपुट है, या फिर जो एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ चीजें होती हैं वो बाइक्स की अगर बात करें तो सिलेंसर वगैरह से वो धुआं की शक्ल में निकल जाती है, तो वो इसका आ जाता है एग्जॉस्ट। तो अब देखना ये है कि हम क्या, ये तो इंजन की वर्किंग आ गई। अब देखना है कि जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, ब्रांच चेन फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम स्ट्रेट चेन फ्यूल यूज नहीं कर रहे, तो उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्ट्रेट जितना भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होता है ये मोर वोलाटाइल होते हैं, इनके वेपर्स ज्यादा बनते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो होता क्या है कि जब इनको इनटेक किया जाएगा और ये इंजन के अंदर जाएंगे तो होता क्या है कि वेपर्स ज्यादा होंगे, इनका जो कंप्रेशन प्रोसेस जब होगा एयर के साथ मिलेंगे, इनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ता है तो इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड करने से पहले ही इनकी इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, और इस इग्निशन स्टार्ट होने से इंजन के अंदर मुख्तलिफ तरह की शार्प मेटेलिक साउंड्स आती हैं, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, और ज्यादा टाइम तक वो वर्क नहीं कर सकता, और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है वो भी प्रॉपर एनर्जी नहीं होती। इसलिए जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो यूज नहीं किए जाते। रिजल्ट उसकी रीजन ये है कि ये ज्यादा वोलाटाइल है और इसके वेपर ज्यादा है, उसको जब उसका टाइम आना था इग्निशन का उससे पहले ही इग्निशन हो जाती है, और एक शार्प मेटेलिक साउंड क्रिएट होती है। और ये जो शार्प मेटेलिक साउंड क्रिएट होती है इसको ही हम नॉकिंग कहते हैं। ये नॉकिंग होती क्यों है, ये नॉकिंग इनका जब प्रेशर बढ़ जाएगा वेपर्स का, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का जब एयर के साथ मिलेंगे इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लें आपके, जब वेपर ज्यादा बनेंगे हमारे पास स्ट्रेट चेन फ्यूल होगा, इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, ये एयर के साथ मिलेगा, जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना प्रेशर ज्यादा बनेगा, और इस प्रेशर के रिजल्ट में ही खुद ब खुद इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी, ये बर्न करने लग जाएगा हमारे इंजन के अंदर। अभी उसको स्पार्क प्रोवाइड नहीं किया होगा, ये पहले से बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में हमारे इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, और हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है फ्यूल से वो भी नहीं मिल पाती। तो इसलिए हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को यूज नहीं करते। इसकी जगह अगर हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे हमारे पास उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उनके वेपर्स कम बनेंगे, वो लेस वोलाटाइल होते हैं, और जब वो लेस वोलाटाइल होते हैं तो जितनी हमें रिक्वायर्ड वेपर्स होते हैं कंप्रेशन फील्ड के अंदर उतने ही जाएंगे, और उसके बाद उसको जब स्पार्क प्रोवाइड करेंगे तब उनकी बर्निंग होगी। तो इसलिए वो स्मूथली बर्न करते हैं, और इसी वजह से हम यूज करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की बजाय ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, और इसीलिए हम जो रिफॉर्मिंग का प्रोसेस है वो यूज करते हैं। अब अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास N-हेप्टेन फ्यूल है, N-हेप्टेन इसको फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन जब इसको इंजन के अंदर यूज करते हैं तो ये लेस वोलाटाइल होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट चेन फ्यूल है, ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है, फौरन से वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जिस वजह से इसका प्रेशर बढ़ता है। और ये सबसे अगर गंदे फ्यूल की बात करें तो ये N-हेप्टेन है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। इसलिए ये जो फ्यूल है इसको नंबर दिया जाता है 0 ऑक्टेन नंबर। इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 0 है। ये ऑक्टेन नंबर क्या है इसकी भी आपको समझ आ जाती है। इसके हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तो हमारे पास एक एग्जांपल है 2,2,4 ट्राइमिथाइल
पेंटेन। तो जब इस फ्यूल को यूज किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एन हेप्टेन होता है, सॉरी एन ऑक्टेन होता है। एन ऑक्टेन को जब कैटालिस्ट प्रोवाइड किया जाता है और इसके साथ टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं है, CH3 CH2 C और यहाँ H CH3 CH3। तो ये इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है। ये एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन है। जब इसे हम हाइड्रोकार्बन को गैसोलीन के तौर पर यूज करते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसके वेपर्स एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर ही बनते हैं, ज्यादा वेपर्स नहीं बनते, इसलिए इसका प्रॉपर प्रेशर डेवलप होता है, जिस वजह से प्रॉपर बर्निंग होगी। जब उसको स्पार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क हम प्रोवाइड करेंगे तो इसकी प्रॉपर बर्निंग होगी, जिस वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और ये स्मूथली बर्न करेगा। ये स्मूथली बर्न करता है और इसमें जो नॉकिंग का सिस्टम है, कोई किसी तरह की शार्प मेटालिक साउंड क्रिएट नहीं होगी, इसमें कोई नॉकिंग नहीं होगी, स्मूथली बर्न करेगा। इसलिए इसको जो ऑक्टेन नंबर दिया जाता है वो ऑक्टेन नंबर 100 दिया जाता है और ये सबसे मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर है, जो कि एन आइसो ऑक्टेन इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बोलते हैं। तो ये सबसे स्मूथली बर्न होता है, सबसे स्मूथली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसमें किसी तरह की कोई नॉकिंग नहीं होती, इसलिए इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। और जबकि हमने देखा एन हेप्टेन का, एन हेप्टेन के अंदर नॉकिंग होती है, उस नॉकिंग की और सबसे मैक्सिमम नॉकिंग होती है, इसलिए इसको ऑक्टेन नंबर हम 0 देते हैं। तो अब हम देखें कि हमारे पास ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो ऑक्टेन नंबर हम मुख्तलिफ फॉर्म में देख सकते हैं कि ये क्या है, कि ऑक्टेन नंबर जिसका ज्यादा था, जैसे इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा था तो इसमें जो प्री इग्निशन का प्रोसेस था इंजन के अंदर वो नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस टू प्री इग्निशन। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो ऑक्टेन नंबर है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इट इज रेजिस्टेंस टू प्री इग्निशन, यानी कि जो पहले बर्निंग हो रही थी, इग्निशन हो रही थी, ये ऑक्टेन नंबर उसको जो बर्निंग है उसकी उसको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। तो एक तो ऑक्टेन नंबर हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी एक और डेफिनेशन की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है, इट इज द रेशियो, ये हमारे पास रेशियो होगी बाय वॉल्यूम, रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन, या फिर जो हम ऑक्टेन यूज कर रहे हैं इसकी आइसो ऑक्टेन की ये रेशियो होगी किसके साथ, ये 2n हेप्टेन, n हेप्टेन की रेशियो और जो आइसो ऑक्टेन है इनकी जो आपस में रेशियो है उसको ऑक्टेन नंबर कहते हैं। इसको मैं सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये है हमारे पास हेप्टेन, n हेप्टेन, और इधर है हमारे पास आइसो ऑक्टेन, या फिर जो ब्रांच चेन हम लिया इसी का नाम ही आइसो ऑक्टेन है। ये हमारे पास यहाँ पर आइसो ऑक्टेन है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था कि इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 है और इसका ऑक्टेन नंबर हमारे पास 100 था। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर n हेप्टेन जो है ये ले लेते हैं हम, 100 की बात करें तो ये 5% अगर हम लेते हैं और अगर इसका 95% लेते हैं तो अब इसकी बात करें कि इसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा, तो ये 95% इसका ऑक्टेन नंबर होगा। तो ये क्या है कि ये रेशो है आइसो ऑक्टेन की n हेप्टेन के साथ, जो रेशो है उसको ही हम ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। और हम जो जितना भी फ्यूल यूज करते हैं वो मिक्सचर होता है हेप्टेन का और आइसो ऑक्टेन का। जितना हम ऑटोमोबाइल्स में गैसोलीन यूज कर रहे होते हैं वो इन दो चीजों का मिक्सचर होता है। अब जिस फ्यूल के अंदर जितनी क्वांटिटी आइसो ऑक्टेन की होगी वो उतना ही एफिशिएंट होगा, गुड क्वालिटी का होगा, स्मूथली बर्न करेगा और हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसलिए आप जानते होंगे कि जो
हाई ऑक्टेन फ्यूल्स वाले, ऐसे हाई ऑक्टेन फ्यूल के नाम से पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा होती है, और जो नॉर्मली फ्यूल यूज हो रहा है उसकी प्राइस कम होती है। तो उसकी रीजन ये है कि इसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है, एंड जो सिंपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। इसलिए ये महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जबकि इनकी जो प्राइस है वो कम होती है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल प्रोसेस और ओवरऑल टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नॉकिंग के बारे में, ऑक्टेन नंबर के बारे में और रिफॉर्मिंग भी आप जान के होंगे। और अब आपको आई होप के इंजन की वर्किंग का भी प्रोसेस जो ओवरऑल है उसका पता चल गया होगा। और आई होप अब आपको रिफॉर्मिंग के टॉपिक में किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी इसके अलावा आपको किसी तरह की परेशानी या कोई भी डिस्टर्बेंस है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट बॉक्स ये कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।